सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए, पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका क्या है। नवंबर 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान, जिसे आप कहते हो खेल रत्न पुरस्कार, या आप कह दीजिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या आप इसे कह दीजिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला तीसरा केरलवासी कौन बन गया। तो आंसर होगा PR श्रीजेश। इनका संबंध किस खेल से है? ये हॉकी प्लेयर है। तो हमारे जो ये हॉकी प्लेयर हैं PR श्रीजेश, ये भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी बन गए हैं। और आप जानते हो पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, फिर इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया। तो इस बार आप देखोगे तो ये हॉकी प्लेयर हो गए PR श्रीजेश। एथलीट हैं जो कि नीरज चोपड़ा हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, भाला फेंक से संबंध है इनका। उसके अलावा उसके बाद आपके कुश्ती करते हैं, रेसलर हैं रवि कुमार दहिया, मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन। इस तरह से टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है ये खेल रत्न पुरस्कार। चलो 12 खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ उनके खेल के साथ। एक तो ये हो गया हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा हो गए, रवि कुमार दहिया हो गए, लवलीना बोरगोहेन हो गई। हमारे जो हॉकी टीम पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह वो हो गए, फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री हो गए, क्रिकेटर हैं मिताली राज, और टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, शूटर हैं, ये गोल्ड जीता था इन्होंने। एक प्रमोद भगत हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, कृष्ण नागर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, सुमित अंतिल हैं, ये भी एथलीट ही हैं, मनीष नरवाल हैं जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इस तरह से इन 12 खिलाड़ियों को चुना गया है इस खेल रत्न पुरस्कार के लिए। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स कोच राधा कृष्णन नायर और टेबल टेनिस कोच सुब्रमण्यम रमन को चुना गया। और अगर बात करेंगे फेंसर यानी कि तलवारबाज भवानी देवी, हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, और टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता भाविना बेन पटेल सहित 35 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। वैसे तो आप जानते हो ये जो पुरस्कार है हम 29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पर देते हैं, लेकिन इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए। तो प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा किस खिलाड़ी को नहीं चुना गया है या किस खिलाड़ी को चुना गया है, या प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन खिलाड़ी को इस बार चुना गया है खेल रत्न पुरस्कार के लिए, इनका संबंध किस खेल से है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे फिर बताइए, अभी हाल ही में 7वें भारतीय नौसेना फ्रिगेट को रशिया में लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है? आंसर होगा तुशील। तो अभी हाल ही में P1135.6 श्रेणी का 7वां भारतीय नौसेना युद्धपोत है ये, जिसका नाम है तुशील। इसे रशिया के कैलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है और इसे भारतीय सेना के लिए रशिया ने बनाया है। तुशील एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है रक्षक, शील्ड, या फिर बोल दीजिए आप ढाल। तो प्रोजेक्ट 1135.6 को तलवार श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट सीरीज का है। और भारत में इस तलवार श्रेणी के 6 युद्धपोत पहले से सेवा में कार्यरत हैं। अब ये 7वां है जिसका नाम याद रखना है तुशील। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप क्या नाम है? INS ध्रुव। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज डेस्ट्रॉयर का नाम क्या था? INS राजपूत, जिसे अभी डिकमीशन कर दिया गया। कहां से? विशाखापत्तनम से। और आपको याद होगा कटलेस नाम की एक्सरसाइज हुई थी अभी अफ्रीका में, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, जिसमें भारतीय सेना का एक जहाज ने पार्टिसिपेट किया था। उसका नाम क्या है? तलवार। बताओ, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत, यानी कि स्वदेशी को बोलेंगे इंडिजिनस, और विमान वाहक युद्धपोत यानी कि एयरक्राफ्ट करियर, क्या नाम है उसका? INS विक्रांत। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 नवंबर को। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है, और ये दिन आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और आयुर्वेदिक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेदिक चिकित्सा का देवता माना जाता है, ये भी ध्यान रखना।
और इस बार की थीम क्या रही? आयुर्वेद फॉर पोषण। अब यहीं से लिंक करके आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में याद करवाता हूँ। चलो पहले तो आप ये बताओ, हमारे आयुर्वेद मंत्री कौन है, मतलब आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। शिपिंग मंत्रालय भी इनके पास है। अभी आपको याद होगा देवारण्य योजना शुरू की थी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। किसने? मध्य प्रदेश ने। इस साल चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल आयोजित हुआ था, मार्च की बात है। कहाँ पे? केरल में। बताओ आयुष घर घर द्वार योजना किसने शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश ने। वैद आपके द्वार योजना शुरू की थी, मध्य प्रदेश ने। आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की थी, हरियाणा ने। आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक खुलेगा, नई दिल्ली में। घर घर औषधि योजना शुरू की थी, राजस्थान ने। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा, गोरखपुर में। अभी आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग के बारे में जागरूक करने के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? वाई ब्रेक। वाई मतलब योग, और इन्होंने ही नमस्ते योग पोर्टल भी लॉन्च किया था। और अभी आयुष मंत्रालय ने ही आयुष आपके द्वार अभियान भी शुरू किया था, जिसमें एक साल में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे बांटे जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको रिलेट करके बताया आयुर्वेद से, आयुष से, तो इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जॉन लैंग वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडरर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अमित रंजन ने। तो ये जो बुक है जॉन लॉन्ग के जीवन और उनके कारनामों और साहित्यिक कार्यों के बारे में है। वे कौन थे? वे एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार थे और वकील थे। वे रानी लक्ष्मीबाई के वकील थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई मामले लड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनके झांसी के राज्य के अधिग्रहण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व भी किया था। और उनके ऊपर ये बुक लिखी है अमित रंजन ने। बाकी रस्किन बॉन्ड राइटिंग फॉर माई लाइफ नाम से बुक लिखी। चिदानंद राजघट्टा, कमला हैरिस जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, उनकी जीवनी लिखी है जिसका नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। और दिव्या दत्ता ने स्टार्स इन माई स्काई नाम से बुक लिखी है। पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में बधिरों के लिए जम्मू कश्मीर टीम ने किस देश में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो बधिरों के लिए जम्मू कश्मीर टीम ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। और जम्मू कश्मीर से आपको याद होगा इस साल जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। उसमें भी टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। और इसी तरह से नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था इस साल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसे किसने जीता था? आईटीबीपी ने। अच्छा, एक डे आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे। ये हम 23 सितंबर को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या रही थी उसकी? हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में किसने सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य योजना शुरू की? तो आंसर होगा अमित शाह। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं अब तो ये अमित शाह। अभी इन्होंने अखिल भारतीय आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य योजना को शुरू किया है। तो ये योजना आपको बता दूं, पहली बार ये इन्होंने ही, अमित शाह ने ही 23 जनवरी 2021 को केवल असम में शुरू की थी। तो CAPF कर्मियों और उनके आश्रितों को एक कार्ड मिलेगा जिसका उपयोग करके वे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर सातों की सातों फोर्स आ गई, जैसे कि असम राइफल्स, BSF, SSB, CRPF, CISF, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ITBP वगैरह। तो ये सारे बल इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसके द्वारा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 100% अधिग्रहण किया जाएगा? तो आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लें तो स्थापना होती है सन 2000 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसके CEO विभाग पडलकर है। बढ़ते आगे।
फिर बताइए, हाल ही में मणिपुर सरकार ने किस जिले में गो टू विलेज 2.0 लॉन्च किया है? तो आंसर होगा थोबल। तो अभी मणिपुर सरकार ने 2 नवंबर 2021 को मणिपुर के थोबल जिले में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की है। इसने राज्य में शासन को दरवाजे तक पहुंचाने और समावेशी विकास लाने की पहल को पुनर्जीवित किया है, ताकि सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच सके, ताकि राज्य में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का जीवन अधिक आरामदायक हो सके। अब बात अगर मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और नए गवर्नर बन गए, क्या नाम है? एल गणेशन। अभी आपको याद होगा मणिपुर की हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। यहीं पे ही सीएम दा हेसी पहल शुरू हुई थी। मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन भी यहीं पे लॉन्च हुई थी। देखो, मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो लोकटक झील है ना, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे भारत की सबसे बड़ी तो वुलर है, जो कि आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। और मणिपुर का एक फेयेंग गांव है, जिसको दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। और हॉकी इंडिया के जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, वो भी मणिपुर से हैं। मणिपुर के एक व्यक्ति थे डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जिनको जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। मणिपुर में ही संगई फेस्टिवल मनाया जाता है। संगई एक एनिमल है, यहाँ का स्टेट एनिमल है, हिरण है ये, जिसको संगई बोलते हैं, इसी के नाम पे ये फेस्टिवल है। लाई हरौबा फेस्टिवल भी यहीं का है। और अभी यहाँ पे आपको याद होगा एक नृत्य संगीत उत्सव है, जिसको कहा जाता है नट संकीर्तन उत्सव, ये भी मनाया गया था। मणिपुर के अभी काले चावल, जिसको चक हाउ कहा जाता है, उसको भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, मणिपुर का मार्शल आर्ट का नाम क्या है? थांग टा। और केरल का मार्शल आर्ट है कलारी पयट्टू। मध्य प्रदेश का मल्लखंब। पंजाब का है गतका। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट। तो अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के 10 करोड़ छोटे कारोबारियों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम, इनके तहत फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो इससे कारोबारियों को बहुत फायदा होगा और ग्राहकों को हर प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। फ्लिपकार्ट की स्थापना होती है सन 2007 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। वैसे इसके फाउंडर कौन थे? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरो शतरंज टूर्नामेंट किसने जीत लिया? तो आंसर होगा पी इनियान ने। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये पी इनियान, और अभी इन्होंने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरो शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। पी इनियान की बात करें तो ये इरोड तमिलनाडु से हैं। हमारे 16वें नंबर के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये। अब देखो, शतरंज की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आपको याद होगा हमारे 70वें नंबर के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? आर राजा ऋत्विक है। और अभी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? दिव्या देशमुख। वैसे भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम भी याद रखो, एस विजयलक्ष्मी है। भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर तो आप जानते ही हो, विश्वनाथ आनंद है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम माइंड मास्टर है। और इन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। आप जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आज का पहला प्रश्न हमने यही देखा था। वैसे विश्वनाथ आनंद को ये पुरस्कार कब मिला था? 1991-92 में। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बताना भूल गया, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे अब मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा, इसमें जो पुरस्कार राशि है उसे बढ़ा करके कितना कर दिया? पहले 7.5 लाख दिया जाता था, अब 25 लाख दिया जाएगा, ये भी याद रख लेना। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम अभिमन्यु मिश्रा है। भारत के सबसे युवा कौन है? डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं फिडे, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। अभी फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जॉन डूडा ने। ये पोलैंड के चेस प्लेयर हैं। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
बताइए हाल ही में किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हाल ही में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है, जो पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करके हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करेगा। तो पोर्टल सरकारी और निजी बीज उत्पादक एजेंसियों दोनों के द्वारा आयोजित बीज उत्पादन कार्यक्रम में पारदर्शिता प्रदान करेगा और प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। तो इस बीज पोर्टल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और परिवार पहचान पत्र आईडी से जोड़ा गया है। अब इसको लॉन्च किया है हरियाणा ने। तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए और गवर्नर नए बन गए बंडारू दत्तात्रेय। आपको याद है इस साल नवंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होने वाला था हरियाणा के पंचकुला में, जिसका मैस्कॉट है धाकड़, लेकिन अभी इसे स्थगित कर दिया गया था। तो अब ये होगा फरवरी 2022 में। हरियाणा ने ही मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी कक्षा 12वीं तक सरकारी स्कूलों में जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है। और हरियाणा ने ही सरकारी कर्मचारियों को राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हरियाणा ने ही समर्पण पोर्टल भी लॉन्च किया था, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की थी, और यहाँ का जो हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे कर दिया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में पहले स्थान पर रहा था हरियाणा। उसी तरह से हरियाणा ने ही हर हित स्टोर योजना भी शुरू की थी। और देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। हरियाणा ने ही प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी शुरू की थी और संजीवनी परियोजना भी शुरू की थी। कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा भी शुरू की थी। उसके अलावा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल भी शुरू की थी। कहाँ से? हरियाणा के करनाल में। यहीं पे आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा करनाल में। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई कहाँ से कहाँ तक? हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। देखो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा और कालेसर नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहीं पे आपको दमदमा झील भी मिल जाएगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। तो ये भी याद रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछा गया था उससे पहले अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं 2021 यानी कि इस साल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से जितनी भी आपकी क्विज बनती है, जैसे कि अवार्ड सेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, भारत में पहली बार हो गए, वुमेन्स इन न्यूज़ हो गई, जीआई टैग्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, तो मतलब जो भी आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बनती है उनकी क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड की जा रही है। तो वहाँ जा करके आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। और अगर पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो रिवीजन करना मत भूलना, वरना जो भी करा है वो सब बेकार हो जाएगा। रिवीजन आपको टाइम टू टाइम ज़रूर करना है। मुश्किल से आपको पता है एक क्विज को लगाने में 1.5 से 2 मिनट आपके लगते होंगे, ये भी मैं ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ। तो रिवीजन ज़रूर करते रहना है। आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए कल क्या प्रश्न पूछा था, फिक्की के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुण चावला को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और एक बार फिर से आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, प्लीज़ एक बार वहाँ पे इस लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।